हेलो। हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उसका तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम आर्टिकल 46 से 51 तक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है वो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की बात करता है एससी एसटी और वीकर सेक्शंस के लिए। तो पढ़ते हैं। कहता है ये, द स्टेट शाल प्रमोट with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular of a scheduled caste, scheduled tribe, and shall protect them from injustice and all form of exploitation। अगर हम इसे एनालाइज करें तो ये क्या क्या बोल रहा है। ये एजुकेशन के बारे में बोल रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है, इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेट राज्य जो है ऐसे प्रोविजंस लाएगी जिससे क्या हो, एसटी एससी और वीकर सेक्शन के शैक्षणिक हितों में बढ़ावा मिले, जैसे कि छात्रवृत्ति, मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल की सुविधा, विशेष स्कूलों की स्थापना आदि। अर्थ संबंधी आर्थिक हितों में इजाफा हो। इसके तहत क्या किया जा सकता है, आजीविका के साधन प्रदान करना, कौशल विकास करना, कम ब्याज पर ऋण देना और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, और इनका प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन इन इनजस्टिस, शोषण के खिलाफ और सामाजिक अन्याय के खिलाफ रक्षा करना, जैसे कि छुआछूत, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूर, भूमि हड़पने जैसे कुप्रथाओं से बचाना, ये इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी तक जो प्रयास किए गए हैं सरकार की तरफ से वो हम देखते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी आया है, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, बाद में ओबीसी को भी जोड़ा गया, और 133वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को भी इसमें जोड़ा गया। एसटी एससी एट्रोसिटीज एक्ट है, छुआछूत से बचाने के लिए, सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए। एकलव्य मॉडल स्कूल है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी स्कीम से ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका हो जाता है। आगे हम देखें अगला आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 बात करता है लोगों के न्यूट्रिशन लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ को बढ़ावा देने पे। तो पढ़ के देखते हैं ये क्या कहता है। द स्टेट शाल regard the raising of the level of nutrition standard of living of its people and improvement in public health is among its प्राइमरी ड्यूटीज। इसे प्राइमरी ड्यूटीज समझ के कार्य करेगी, ये कहा जा रहा है। एंड इन पर्टिकुलर द स्टेट शाल endeavor to bring about prohibition of the consumption except medicinal purpose of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। मतलब इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। पहले तो कहा जा रहा है कि सरकार पोषण स्तर को सुधारने पर कार्य करेगी, विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं को संतुलित आहार मिलना सुनिश्चित करेगी। जीवन स्तर में सुधार पर कार्य करेगी। कैसे होगा ये, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आवास की बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करके जीवन स्तर सुधरेगा। लोक स्वास्थ्य में, पब्लिक हेल्थ में सुधार करेगी। बीमारियों का रोकथाम, ये कैसे होगा, ये बीमारियों के रोकथाम से होगा। बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने से होगा। और क्या करेगी, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगी। इसके लिए एक छूट है
कि मेडिसिनल पर्पसेस को छोड़कर बाकी पर ये रोक लगाने का कार्य करेंगी, इसके तरफ ध्यान देगी, ये आर्टिकल 47 हमारा कहता है। आगे हम देखते हैं ये जो है गांधीयन प्रिंसिपल और के तरफ झुका हुआ है, ये आर्टिकल 47। आगे हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या की है अभी तक सरकार, जैसे कि न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को बनाने के लिए क्या की है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाई है। अभी पीएम पोषण अभियान चल रहा है, जिसके तहत मिड डे मील दिया जाता है। लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पीएम जय लाई है, जिसके तहत मुफ्त कैशलेस 5 लाख तक का इलाज होता है गरीब परिवारों के लोगों के लिए। आगे हम देखते हैं जीवन स्तर के सुधार के लिए क्या क्या है, केस सैनिटरी है, जैसे जल जीवन मिशन, ओडीएफ, ये सब स्कीम लाई है। और आगे नशा निषेध कानून भी लाई है, जैसे कि कई राज्य हैं जहाँ पे शराबबंदी है, जैसे गुजरात है, बिहार है, नागालैंड है, मिजोरम है। इन जैसे राज्यों पे पूर्ण शराबबंदी है। तो इस तरह से सरकारें कार्य कर रही है इनके तरफ। और आगे हम न्यायालय का अगर रुख देखें तो स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ को कई फैसलों में, कई कोर्ट ने कई फैसलों में संविधान के अनुच्छेद 21 का जीने के अधिकार के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना। चूँकि राज्य का कर्तव्य लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है आर्टिकल 47 के तहत, इसलिए जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। ये कई मामलों में कोर्ट ने कहा है। और शराबबंदी और व्यापार का अधिकार जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम के प्रसाद राव केस में कहा था कि नागरिक को शराब बेचने या का व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य अनुच्छेद 47 के तहत जनहित में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर स्वतंत्र है, ये बात भी कोर्ट ने कहा था। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 48। इसके तहत क्या है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देने का बात करता है। पढ़ते हैं, द स्टेट शाल endeavor टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पे बढ़ावा देने की बात कह रही है। एंड शाल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows, calves, and other milch and animals, other milch and draught animals। कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहने चाह रही है, एनालिसिस कहते हैं। तो इसमें मुख्य प्रोविजंस हम देखें तो ये क्या कह रही है, कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण करने की बात कह रही है, पशु नस्लों के संरक्षण और सुधार की बात कर रही है, जैसे दुधारू पशु और बोझा ढोने वाली जो भारतीय नस्लों को बचाने, जैसे गाय, भैंस, बैल आदि को बचाने और उसके वैज्ञानिक तरीकों से बेहतर बनाने का निर्देश दे रही है। पशुवध पर रोक, प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर के बारे में भी बात कर रही है कि राज्य इनके तरफ ध्यान देगी, इसका निर्देश दे रही है। तो आगे हम चलते हैं इसके तहत न्यायालय का जो हम रुख है, ये महत्वपूर्ण निर्णय उसको हम देखते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध पूरी तरह संवैधानिक है, लेकिन कोर्ट ने यह भी माना था कि जो बहुत बूढ़े पशु हैं, जो अनुपयोगी हो गए हैं, उनका वध को उचित ठहराया था। लेकिन इसी कोर्ट
इसी फैसले को बदलते हुए गुजरात राज्य बनाम मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात 2005 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा, इस फैसले को बदलते हुए, कि बूढ़े और अनुपयोगी हो चुके दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि वे गोबर और मूत्र के माध्यम से भी जैविक खेती और ऊर्जा उत्पादन के लिए तब भी आर्थिक रूप से उपयोगी बने रहते हैं। तो ये जो आर्टिकल 48 के तहत काउ स्लॉटर पे बैन है, ये पूरी तरह बैन अगर लगाती है सरकार, तो ये पूरी तरह से संवैधानिक है, ये इस मामलों में कहा गया। और इसके क्रियान्वयन के लिए जो सरकारों ने अलग अलग प्रयास किए हैं उनको हम देखते हैं। तो एंटी काउ स्लॉटर लॉस बने हैं अधिकांश राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। यहाँ पे सख्त कानून बने हुए हैं जहाँ पे गोवंश के वध पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से सरकार जो है काम कर रही है। और इनके तहत आर्टिकल 48A जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया एक पूरक के रूप में। तो ये क्या कहता है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह भी निर्देश जो है राज्य को देती है कि वो पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन की तरफ भी कार्य करेगा तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की तरफ भी कार्य करेगा। और ये जो है आर्टिकल 48 जो है आर्टिकल 48A जो है आर्टिकल 48 के पूरक के रूप में कार्य करता है। अब आगे हम देखते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 जो है स्मारकों, मॉन्यूमेंट्स और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के संरक्षण के बारे में बात करता है। तो पढ़ते हैं। यह कहता है, इट शाल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड बाई और अंडर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फ्रॉम स्पॉइलिएशन। देखिए किससे बचाना है, स्पॉइलिएशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट। इन सभी चीज़ें से जो नेशनल इम्पोर्टेंस की स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स है, जगह है, प्लेसेस हैं, उन सबको बचाना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो की टर्म्स जो यहाँ पे दिए हैं उनको हम देख लेते हैं। क्या स्पॉलिएशन और लूटिंग। तो ऐसी ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों से कीमती सामानों या मूर्तियों की चोरी और लूटपाट को रोकना है। डिसफिगरमेंट से बचाना है, जैसे दीवारों पर नाम लिखना, चित्र बनाना, पेंट लगाना, उन्हें बदसूरत बनाना, ये सब को रोकना है। डिस्ट्रक्शन को रोकना है, जैसे विकास कार्यों, अतिक्रमण या जानबूझकर की जाने वाली तोड़ फोड़ स्मारकों को नष्ट होने से बचाना है। रिमूवल से बचाना है, जैसे कि उसके मूल स्थान से बिना अनुमति के हटा दिया गया, इन सब से बचाना है। डिस्पोजल और एंड एक्सपोर्ट, देश के ऐतिहासिक मूल्यों का स्मगलिंग, ये सब को से बचाना है। इसके बारे में आर्टिकल 49 बात करते हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या है, जैसे कि ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अन्वेष अधिनियम 1958 बना हुआ है, एंटीक्विटीज एक्ट 1972 है, हर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके तहत जो है यूनेस्को के साथ मिल करके राज्य काम करती है, जो राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के ये
स्मारक होते हैं उनके संरक्षण के लिए। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 हम देखें तो इस सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का बात करते हैं। ये कहता है कि द स्टेट्स आर टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव को अलग रखना है और जुडिशरी को अलग रखना है, और इसके लिए सरकार कार्य करेगी, इसका निर्देश ये आर्टिकल 50 देता है। अब आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 51 की तरफ। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के बारे में बात करता है। ये कहता है कि द स्टेट्स आर इंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल relation between nation, C foster respect for international law and treaty obligation in the dealing of organized people with one another, and D कहते हैं encourage settlement of international dispute by arbitration। इसके डिटेल में हम देखते हैं, जैसे 4 दिया गया है तो पहला क्या कह रहे हैं, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। दूसरा, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना है अलग अलग देशों के साथ। तीसरा, इंटरनेशनल और लॉ और ट्रीटी के आदर के बारे में बात करता है। और चौथा, जो है विवादों का मध्यस्थता के साथ निपटारे के बारे में बात करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पूरा डीपीएसपी को पढ़ लिए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और पढ़ेंगे। धन्यवाद।